देखिए, अपन ने नेचुरल प्रोडक्ट्स में पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नाम से। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में आपको डिस्कस किया और उसके कंप्लीट नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। उससे आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड जितने मैंने क्लासिफिकेशन है, बायोसिंथेसिस है, उनका यूजेस है, वो सारी चीज़ें, वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आराम से आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो उस चैप्टर में से अपन अब देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट शुरू करना जा रहे हैं टर्पिनोइड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स की नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं अपन टर्पिनोइड्स के बारे में। तो देखिए, व्हाट इज़ अ टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स बेसिकली देखो, अपने को मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बाकी इसमें क्या होता है, 10 से 12 मेंबर्स हैं, उनके बारे में अलग अलग अपने को पढ़ना होता है। सारे मेंबर्स आप याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ मेंबर्स आप छोड़ सकते हैं, कुछ मेंबर्स याद कर सकते हैं। अब ये टोटली रिस्क होता है कि आपको एग्जाम में कौन सा पूछा जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि कंप्लीट मेंबर्स आप समझें और उनको याद करें। लेकिन आपको पता है कि सारे मेंबर्स को याद करना इतना आसान नहीं है, तो फिर भी कोशिश करें और फिर अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से। इसमें क्या होता है, 10 से 12 मेंबर्स हैं, सिट्रेल है और भी इसके अंदर काफ़ी सारे इस तरीके से एडिपिक एसिड, एबियोटिक एसिड, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। सॉरी, एबियोटिक एसिड, जेरेनोल, इस तरीके कई सारे मेंबर्स होंगे। तो उनमें से अपन उनको याद करें, उनके मैकेनिज्म याद करें, उनके अकरेंस याद करें, उनको कैसे आइसोलेट किया गया वो याद करें। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, टर्पिनोइड्स बेसिकली पाइन जो ट्रीज़ हैं उनसे आइसोलेट किए गए थे। पाइन ट्रीज से उनको आइसोलेट किया गया था और इनको रेजिन एसिड्स भी बोला जाता है। अब देखो, इसकी बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे मैं वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि बेसिकली जो टर्पिनोइड्स हैं ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने होते हैं। किन से मिलके बने होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से। आइसोप्रीन यूनिट से मिले होते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है। आपको पता है 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है एक तरीके से, जैसे मैं कहूँ CH3 ये आपका एक आइसोप्रीन यूनिट, इसको आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं अपन। ये एक यूनिट है आइसोप्रीन के नाम से। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, ये आप सब लोगों को पता है 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया एक तरीके से। इन यूनिट से मिलकर के टर्पिनोइड्स का निर्माण होता है। देखिए, कम से कम एक टर्पिनोइड्स के अंदर 2 यूनिट जरूर होंगी। इस वाले पोर्शन को हेड कहा जाता है और इस वाले पोर्शन को टेल कहा जाता है। टेल कहा जाता है। तो हेड टू टेल, टेल टू हेड, टेल टू हेड जुड़ते चले जाते हैं। जब 2 यूनिट्स जुड़ेंगे, मतलब मिनिमम 2 इस तरीके के आइसोप्रीन यूनिट जुड़ करके एक मोनोटर्पिनोइड का काम करती हैं। 3 जुड़ेंगी तो उसको फिर अपन सिस्क्वे टर्पिनोइड्स, सिस्क्वे यूनिट्स कह सकते हैं। 4 यूनिट जुड़ेंगे तो उसको डाई कह सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए, मैं अभी ये केवल यूनिट की बात कर रहा हूँ आपके सामने। ये एक हो गई आपके सामने 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। अब उसके बाद में अभी देखो, ये टेल हो गया, अब ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अरे भाई, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, तो ये 2 यूनिट कम से कम होंगी तो उसको अपन मोनोटर्पिनोइड्स कहते हैं। मोनोटर्पिनोइड्स। अगर 3 यूनिट जोड़ेंगे इस तरीके से, देखिए, एक यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, ये तीसरी यूनिट हो गई। इस तरीके से ये आपका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया और ये इसका हेड हो गया। इसको बोलते हैं अपन सिस्क्वी। 1.5 गुना जिस तरीके से अपन कह सकते हैं। इसी तरीके से 4 यूनिट जुड़ेंगी, तो उसको अपन बोल देंगे डाइटर्पिनोइड। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अभी तो मैंने ये साइक्लिक बनाई, ये साइक्लिक भी हो सकती हैं। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं,
आप मैं बता रहा हूँ भैया, आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जो 4th पेपर है उसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप मेरे वीडियो देखते चले जाइए और आपको आराम से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में मैं मेरे नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब देखिए, जैसे ये आपका डाई वाला था, ये वाला। अब मैं अगर इसको घुमा करके इस तरीके से लिखूं, अब आप देख सकते हैं एक यूनिट आपके सामने है ये वाली, हेड और टेल। दूसरी यूनिट है ये वाली, इसका हेड आ गया ना और ये इसका टेल आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है, मतलब नॉर्मली इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेल भी इसी तरीके से मिलकर बना होगा, जो अपना फर्स्ट मेंबर अपन पढ़ेंगे। अब इसमें डबल बॉन्ड होना वो एक अलग चीज़ है। ये बेसिक स्केलेटन की अपन बात करने जा रहे हैं कि बेसिक स्केलेटन में इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं इसको, बेसिक स्केलेटन के अंदर की इस तरीके से हम बातें कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये वाली बात है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए, अपन सबसे पहले इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, सीधा अपन आगे बात करते हैं स्ट्रेल के बारे में। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि व्हाट इज अ स्ट्रेल। देखो, स्ट्रेल क्या है? अल लास्ट में सफिक्स लग रहा है, अल का मतलब ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड साउंड कर रहा है। क्या कौन सा साउंड कर रहा है? एल्डिहाइड। तो देखिए, डबल बॉन्ड वगैरह की पोजीशन एक अलग बात है। इस तरीके से ये स्ट्रेल है। ये किसके स्ट्रक्चर है? स्ट्रेल के स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें पढ़नी है अपने को वो सब कॉमन होती हैं। कितने भी मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है स्ट्रेल। मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आपको मैंने बताया कि ये 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके बनी हुई है। हेड है ये आपका टेल हो गया, इधर ये हेड हो गया और इसका टेल हो गया। ये हेड है इसका, ये इसका 1 2 3 4 ये टेल हो गया, फिर ये आपका हेड है और ये आपका टेल हो गया। इस तरीके से इस कार्बन को मिलाते हुए एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये स्ट्रेल के स्ट्रक्चर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये क्या इंट्रोडक्शन, ये ए साइक्लिक हो गया, क्योंकि साइक्लिक नहीं है। ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स। मोनो की मैंने आपको बताया कि 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं? मोनोटर्पिनोइड्स। मोनोटर्पिनोइड्स हो गया। ध्यान रखना, ये लेमन ग्रास ऑयल के अंदर फाउंड होता है। किसके अंदर फाउंड होता है? लेमन ग्रास ऑयल के अंदर फाउंड होता है। किसके अंदर मिलता है? लेमन ग्रास ऑयल के अंदर फाउंड होता है। कैसे होता है देखिए, समझ में आ गया? एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स कैसे हैं? 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर बना रहे हैं स्ट्रेल, मतलब एल्डिहाइड। ध्यान रखना, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? स्ट्रेल। डबल बॉन्ड की पोजीशन ध्यान रखो। स्ट्रक्चर तो याद होनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। ध्यान देंगे सब लोग। आइसोलेशन कैसे करते हैं? लेमन ग्रास ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल का फ्रैक्सिलेशन डिस्टिलेशन कराते हैं। फ्रैक्सिलेशन डिस्टिलेशन आपको सबको पता है क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो पता है आपको कि जब 2 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स को एक साथ मिलाकर उनका डिस्टिलेशन कराया जाता है तो दोनों अलग अलग उसमें क्या कहते हैं, राउंड बटन फ्लास्क में अलग उनको डिस्टिल किया जा सकता है। उससे अपने को मिलेगा स्ट्रेल। अब आपको पता है कि अगर इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ हैं, या मैं कह दूँ कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं या कुछ मिक्सिंग भी है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि एल्डिहाइड होता है तो उसके सोडियम बाईसल्फेट से रिएक्शन करा दें, सोडियम बाईसल्फाइड से NaHCO3, तो उससे बाईसल्फाइड एडक्ट बनता है। आप देखो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, इसके अंदर बिल्कुल आपकी 12th लेवल की केमिस्ट्री यूज़ आ रही है। कौन सी केमिस्ट्री यूज़ आ रही है? 12th लेवल की केमिस्ट्री यूज़ आ रही है कि जब भी किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराया जाता है तो बाईसल्फाइड एडक्ट बनता है। एडक्ट का मतलब ये NaHSO3 उस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर जाकर के कनेक्ट हो जाता है और उसको सॉलिड एडक्ट में, एडक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? एडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा। एडक्ट का मतलब होता है जब 2 यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रेल और बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड दोनों मिलकर के जुड़ जाते हैं और जुड़ करके सॉलिड होकर के सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है एडक्ट। जब 2 यूनिट जुड़ जाते हैं उसको एडक्ट बोला जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका राउंड बटन फ्लास्क था, इसके अंदर ये स्ट्रेल भी है और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो ये दोनों हैं इस तरीके से। तो इसमें से आपने सोडियम बाईसल्फाइड डाला तो ये अलग निकल जाएगा इस तरीके से, तो उसको मैंने अलग कर लिया। फिर अब मुझे तो स्ट्रेल चाहिए,
बाईसल्फाइड एडेक थोड़ी ना चाहिए, तो इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस करा देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वापस किस में? बाईसल्फाइड एडेक हट जाएगा और प्योर सिट्रेल आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। इंट्रोडक्शन कि ये एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है। अकरेंस, इट इज़ फाउंड इन लेमन ग्रास ऑयल। थर्ड वन इज आइसोलेशन, इट इज़ फ्रैक्शनली डिस्टिलेटेड बाय lemongrass oil followed by treating with sodium bisulfite, and we can get the pure citral by hydrolyzing the above adduct. Okay, and molecular formula आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसकी बात आती है molecular formula। अब आपको क्या करना है, मैं एक कॉमन टेक्निक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉमन टेक्निक क्या है कि आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर में आपको, जैसे मैं मेंबर लिखूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट मेंबर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में सिट्रल, तो फर्स्ट मेंबर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अब इसके बारे में आपको क्या होगा कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कैसे आपने रिकॉग्नाइज किया, कैसे फाइंड आउट करी, इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का मतलब होता है कि हम इसकी स्ट्रक्चर को कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ये मान के चलना है कि पहले लोगों को सिट्रल की स्ट्रक्चर पता नहीं होती थी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, लेकिन मुझे तो पता है, क्यों मैंने आपको लिख दी, इसलिए आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि कैसे हम करते करते जाएंगे। लेकिन आपको इस तरीके से ट्रीट करना है कि जैसे कि हमें सिट्रल की स्ट्रक्चर पता नहीं है और हम कैसे उसकी फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैंने बता रखी है। ये मान के चलिए कि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है लेकिन इंटरनली पता है, तो उसको जब आप टोटल कार्बन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब काउंट करेंगे तो इसकी आती है C10H16O। देखिए भैया, आप लोग केवल समझते जाइए, आपको सारे नोट्स में लास्ट में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल समझते जाइए। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला का ये कॉमन पॉइंट्स चलेंगे हर मेंबर के अंदर। अब देखिए कि इसकी जब आपको ये मिला था तो उस टाइम के ऊपर देखो, मैं आपको साइड में इसकी स्ट्रक्चर वापस से बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ये मान के चलो कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, लेकिन अपन इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि जैसे हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता नहीं है। तो जब इसको स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट किया गया शुरू में, जब इनकी स्ट्रक्चर नोन नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर 2 डबल, हमें तो पता है 2 डबल बॉन्ड है, ये आपके सामने है 2 डबल बॉन्ड, ये रहा, एक तो ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है। तो उन्होंने कहा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो कैसे इसको, तो इसका फर्स्ट पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड थे, तो इसको कैसे फाइंड आउट किया गया? तो इसमें देखा गया कि जब सिट्रल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई जाती है। अब आपको पता है कि ब्रोमीन Br2 क्या करता है, एक डबल बॉन्ड के लिए एक Br2 का मॉलिक्यूल चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड से रिएक्शन जब होती है तो Br2 इससे रिएक्शन करके इस तरीके से बना देता है, आपको पता ही होगा, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। तो उसने देखा कि देयर आर 2 Br2 मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम फॉर द रिएक्शन विद सिट्रल। इसका मतलब 2 Br2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इससे कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप सिट्रल की स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करोगे, इसको आप यूँ दिखेंगे C10H16O प्लस 2 Br2 गिव्स C10H16O Br4। इसने 2 Br के मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर लिया, इसलिए 2 Br2 में 4 Br हो गई कि नहीं। इसका मतलब इससे प्रमाणित हो गया कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखा गया कि जब इसकी रिएक्शन ओजोन से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? C10H16O की रिएक्शन किससे कराई जाती है? ओजोन से। अब आपको पता है ओजोन जब रिएक्शन करता है ओजोनाइड्स बनते हैं। किस तरीके से? देखो, आपको स्ट्रक्चर में बता दूं, आपको स्ट्रक्चर पता है लेकिन वहाँ दिखानी नहीं है क्योंकि अभी तक अपन ने इसको फाइंड आउट नहीं किया है। तो देखो, एक तो यहाँ से कट लगेगा और एक यहाँ से कट लगेगा। साथ में आप इसके अंदर जैसे मैं कह दूँ H2O नहीं लेंगे, H2O ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। H2O के अंदर तो क्या होता है कि H2O2 बन जाता है ऑक्सीजन, तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसलिए सिंपल अपन DMSO वगैरह ये ले सकते हैं। DMSO खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल एसीटोन वगैरह इस तरीके से कुछ ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ से कटेगा तो आप देख सकते हैं एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, तो यहाँ से जब कटेगा तो एक तो बनेगा CHO, तो एक तो बन जाएगा CHO। अरे यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। यहाँ
एक ही कार्बन है इसलिए एल्डिहाइड बन गया CHO, यहाँ से कटेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे बन गया ना इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यहाँ बन जाएगा CHO, एक ये यूनिट बन गई, एक ये यूनिट बन गई, और दूसरा क्या बन गया, एसीटोन बन गया, ये वाला यहाँ से। तो 3 यूनिट फाइंड आउट होता है। तो इससे अपन एक इसकी लमसम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोला जाता है लेवुलियल्डिहाइड। तो लेवुलियल्डिहाइड का मिलना इसके स्ट्रक्चर को मतलब कन्फर्म करता है। इस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब आगे हम इसके अंदर, आप देखो कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट है CHO। तो अब कार्बोनिल कंपाउंड को प्रेजेंस करने के लिए आपके पास में सीधा सा मेथड होता है, पता है सब लोगों को क्या मेथड होता है CHO को फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहले अपन कार्बोनिल कंपाउंड को फाइंड आउट करेंगे कैसे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा सकते हैं, उसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा सकते हैं, और फिर कार्बोनिल कंपाउंड फाइनल हो गया तो अब उसमें कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, फैलिक रिएजेंट, आपके पास में टॉलरेंट रिएजेंट, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन उसको आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। इस तरीके से हम एक एक कंपाउंड्स को क्लियर करेंगे।